वेलकम टू डीप लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच। दिस इज फहद हुसैन। प्रीवियस सेशन के अंदर हमने स्टार्ट किया कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या है और इसी तरह LSTM का कॉन्सेप्ट हमने वहां पर जाना। ऑल्दो हम जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे तो उसके डेप्थ पे जाते रहेंगे। इस सेशन के अंदर हमें सबसे पहले तो ये डिस्कस करना है कि एक्चुअली टाइम सीरीज एनालिसिस क्या है और ये किस तरह से RNN विच मीन रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को रिलेट कर रहा होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि अपकमिंग आने वाली वीडियोज के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअली टाइम सीरीज क्या है। देखो, एज अ नेम सजेस्ट, ये वर्ड देखते ही हमें समझ में आ रही है चीजें कि हमारे पास जो डेटा सेट है उसमें जो भी प्रोडक्शन होगी उसका एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट टाइम भी होने वाला है। उस टाइम के बिहाफ पर हम कोई प्रोडक्शन करने वाले हैं जो कि सीक्वेंसेस ऑफ टाइम पर बेस करेगा। डेफिनेशन कहती है कि ए टाइम सीरीज इज अ सीरीज ऑफ द डेटा पॉइंट इंडेक्सेस इन टाइम ऑर्डर। मोस्ट कॉमनली अ टाइम सीरीज इज अ सीक्वेंस टेकन एट successive equally spaced point in time. Thus it is a sequence of discrete time data. तो ये क्या है? एक discrete सीक्वेंस ऑफ द टाइम डेटा है। यानी इस वक्त जो हमारे पास अब डेटा यहाँ पर विजुलाइज हुआ है, इसके अंदर आप देख रहे हो कि जो भी सेल्स की वैल्यूज हैं वो डिफरेंट क्वार्टर्स पे विद रिस्पेक्ट टू द एयर मौजूद हैं। तो इसके रिस्पेक्ट से जो भी, ऑल्दो आप इसमें रिग्रेशन इस्तेमाल कर रहे हैं या वट जो भी आपका मॉडल है जो प्रॉब्लम के रिस्पेक्ट से, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट बनने वाला है वो उसका टाइम भी है। तो इसी चीज को नीचे बताया जा रहा है कि टाइम सीरीज मॉडल इज प्योरली डिपेंडेंट on the idea that past behavior and price pattern can be used to predict future price behavior. यानी इस वक्त अगर मैं प्राइस को प्रेडिक्ट करना चाह रहा हूं अकॉर्डिंग टू द टाइम सीरीज, तो हमारे पास जो प्राइस के मॉडल हैं वो डिपेंड किस चीजों पर कर रहा है, जो पास्ट में उसका बिहेवियर था और साथ ही साथ प्राइस के पैटर्न पर। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं कि ऐसा मॉडल जहां पर हमारे पास टाइम बेस करे हमारे अपकमिंग प्रोडक्शन पर, तो हम कह सकते हैं कि ये टाइम सीरीज एनालिसिस है। लेकिन अभी तक हमें यह बात क्लियर नहीं हुई कि टाइम सीरीज RNN को किस तरह से रिलेट कर रहा होता है और ये सीक्वेंसेस ऑफ डिस्क्रीट टाइम से क्या मुराद है। इस चीज को समझने के लिए हम आगे चलते हैं। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि RNN का आर्किटेक्चर क्या है, लिहाजा उस चीज को मैं ब्रीफली बताऊंगा यहाँ पर, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि किस तरह से टाइम सीरीज एनालिसिस को RNN यूज कर रहा होता है। तो सबसे पहले हम कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क या फिर ANN के स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये पार्ट हमारा इनपुट लेयर होता है और इसके अलावा ये जो पार्ट है वो हिडन लेयर है और इसके बाद ये हमारा आउटपुट है। और हमने ये भी देखा था कि जो RNN है वो हमारे ANN या CNN के स्ट्रक्चर को क्या करता है, श्रिंक कर लेता है इंडिविजुअल लेयर्स के अंदर, जो कि इस तरह से प्लॉट होकर हमें दिख रही होती है। और ये लूपिंग हमें ये बता रही होती है कि यहाँ पर मल्टीपल्स क्या हैं, इस तरह के लेयर्स मौजूद हैं जो आपस में इस वक्त श्रिंक होकर इंडिविजुअल शो हो रहे हैं। फिर हमने इनको अनफोल्ड करके देखा था कि अनफोल्ड होने के बाद इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिख रहा होता है। अब बात यह है कि एक्चुअली जो काम हमारा RNN कर सकता है क्या वो ANN कर सकता है या नहीं। तो ANN क्या चीज ऐसी नहीं कर सकता जिसके लिए हमें RNN की तरफ मूव होना पड़ रहा है, इस चीज को समझते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एक सेंटेंस है और उस सेंटेंस की आप कोई वैल्यू प्रेडिक्ट करना चाहते हो। लिहाजा अगर मैं इस चीज के लिए यानी इस प्रॉब्लम के लिए अपने ANN को यूज करूं, तो हम जानते हैं कि ANN का इस्तेमाल हम या तो रिग्रेशन के लिए कर सकते हैं या क्लासिफिकेशन के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उन वर्ड की प्रोडक्शन के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस इमेज में कैट्स एंड डॉग है, तो ये कैट्स या फिर ये डॉग आपस में एक दूसरे को रिलेट नहीं करते। यानी जब भी इसकी क्लासिफिकेशन की कोई भी आउटपुट इसका डिस्प्ले होगा तो वो कभी भी अपने प्रीवियस वाले आउटपुट पर बेस नहीं करेगा। जब वो प्रीवियस वाले से या फिर ऑनवर्ड आगे आने वाले आउटपुट से एक दूसरे से रिलेट नहीं करेंगे तो हम किसी भी फॉर्म पर अपने सेंटेंस के अपकमिंग वर्ड को प्रेडिक्ट नहीं करवा पाएंगे। तो यही वजह है कि ऐसे प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए RNN का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया और उसके अंदर हमने ये देखा कि RNN इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकती है। किस तरह से रिजॉल्व कर सकती है? क्योंकि हमने देखा था कि RNN जो है वो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी को कंज्यूम करती है और उसके बेस पर जो उसका आउटकम है वो उसके प्रीवियस वाले पर बेस करता है। यही वजह है कि नीचे वाले अगर आप इस डायग्राम पर देखें तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम किस तरह से रिजॉल्व हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट टाइम अपने इमेज इनपुट को RNN के स्ट्रक्चर से ट्रेन करवाया, ट्रेन करने के बाद कोई भी प्रेडिक्शन आई तो T+1 का मतलब है कि प्रीवियस में इसमें एक चीज ऐड हो गई। ऐड होने के बाद ये एक इसका आउटपुट T-1 हो सकता है, इसी तरह T हो सकता है, T-2 हो सकता है एंड सो ऑन T-3 और ऑनवर्ड ये इस तरह से जाता रहेगा। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा कि जब भी इसका एक आउटपुट आएगा वो आउटपुट दोबारा जाकर इस मॉडल पे ट्रेनिंग स्टेज पर वापस चला जाएगा। यानी जो भी आउटपुट नेक्स्ट होने वाला है वो अपने प्रीवियस वाले पर बेस करेगा। इसी चीज को हमने अनफोल्ड के अंदर भी देखा हुआ है कि जब भी एक जो हमारा अनफोल्ड एरिया है वो इसका आउटपुट दूसरे पर, दूसरे वाले का तीसरे पर एंड सो ऑन ये स्ट्रक्चर आगे लेकर चल रहा होता है। तो इसी चीज को हमने यहाँ पर कंसीडर करने के लिए ये सेंटेंस रखा हुआ है जो कि बिल्कुल एक इनिशियल या इनिशिएटिव एग्जाम्पल के तौर पर शुमार हो रहा है कि दिस इज अ कैट एंड डैश इज अ गुड पैट एनिमल।
तो जो डैश है वहां पर कैट आने वाला है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो सेंटेंस है जहां पर गैप मौजूद है वो RNN के जरिए तो रिजॉल्व हो सकता है, लेकिन ANN या CNN के जरिए ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि ANN या RNN के अंदर आने वाला आउटपुट अपने प्रीवियस या ऑनवर्ड आने वाले आउटपुट पर बेस नहीं कर रहा होता है, यानी डिपेंडेंट नहीं होता है। तो होपफुली ये आपको बात क्लियर होगी कि किस तरह से RNN ANN से अपने आप को डिस्टिंग्विश कर रहा होता है। अब बारी आती है इसके स्ट्रक्चर को समझने की, क्योंकि जब हमने RNN के स्ट्रक्चर को अनफोल्ड किया तो अनफोल्ड करने के बाद हमें जो चीज़ें दिखी कि हमने देखा कि हमारे लेयर्स के अंदर डिफरेंट लेयर्स मौजूद हैं इंडिविजुअली तौर पे, और अगर मैं इसको मजीद विजुलाइज करूं तो ये हमारा इनपुट और ये हमारा आउटपुट है, और इसी तरह ये आउटपुट ये इनपुट है एंड सो ऑन, इसी तरह से ये स्ट्रक्चर चलता रहेगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम ANN CNN या जिस तरह के भी हम ऑलरेडी न्यूरल नेटवर्क पढ़ चुके हैं, वहाँ पर जब भी हम अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं तो ट्रेन करने के बाद जो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क थे, जैसे मैंने ANN का जिक्र किया, उसके अंदर और इसी तरह CNN के अंदर भी हमारे पास फॉरवर्ड के बाद बैकवर्ड का यानी बैकवर्ड प्रोपेगेशन का कॉन्सेप्ट मौजूद था। बैकवर्ड प्रोपेगेशन का कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि जब हमारे पास कॉस्ट फंक्शन यानी एरर के फॉर्म पर जो चीज़ें दिख रही होती हैं, यानी जो एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू के दरमियान डिफरेंस होता है, उसको हम एरर कह रहे होते हैं, वो जब मैक्सिमम होता है तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम इस तरह से अपनी मशीन को ट्रेन करें ताकि जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है यानी एरर वो कम से कम हो। जहाँ पर हमने ग्रेडियंट डिसेंट और मल्टीपल टाइप्स के हमने ग्रेडियंट्स के टाइप्स को डिस्कस किया है, जो प्रीवियसली मैं बता चुका हूँ। तो अगर आपको इस हवाले से आइडिया नहीं है तो फर्स्टली सजेशन ये है कि आप वो तमाम वीडियो सेशन देखें जहां पर मैंने इन तमाम चीज़ों को तफसीलन बताया हुआ है। तो यहाँ पर ये वैनिशिंग ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त ये YT जो है हमारे पास, मैं अज्यूम करता हूँ कि ये एक कॉस्ट फंक्शन है और एरर के फॉर्म पर है। अब ये एरर जो है यहाँ पर आने के बाद अब इसे हम कम करना चाहते हैं, यानी कि बैक प्रोपेगेशन करना चाहते हैं, तो बैक प्रोपेगेशन के लिए क्या होगा, जो भी इसका आउटपुट है वो बैकवर्ड जाएगा इस तरह से। इसी तरह अगर मैं यही काम यहाँ के लिए कर रहा हूँ तो वो इस तरह से जाएगा। इस तरह से जाने के बाद ये बैकवर्ड यूं जाएगा और इसी तरह बैकवर्ड यूं जाएगा। लिहाजा अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को या फिर सिर्फ इस पार्ट को अपडेट करना चाह रहा था तो इसकी वजह से ना सिर्फ ये पार्ट अपडेट हो रहा है बल्कि ये वाला पार्ट भी अपडेट होगा और ये वाला भी पार्ट अपडेट होगा, विच मीन ये पूरा पार्ट अपडेट होने के बाद इन प्रोसेस होगा और उसके बाद ही मुझे एक न्यू आउटपुट मिलने वाला है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास RNN का इस्तेमाल जो है वो टाइम सीरीज के लिए, लिहाजा मैंने ये एरो सिर्फ और सिर्फ इंडिकेट किया है कि ये एक प्रोसेस को जाहिर कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि जब भी हमारे पास प्रेडिक्टेड वैल्यू इन टर्म ऑफ एरर जो यहाँ पर YT या YT माइनस ये प्रीवियस को जाहिर कर रहा है, ये इस स्टेज को जाहिर कर रहा है और ये इसके बाद वाले स्टेज को जाहिर कर रहा है, वो एक टाइम पर बेस करता है। लिहाजा जब आप अपने वैल्यू को यानी वेट को अपडेट कर रहे होंगे, जिसको हम ग्रेडियंट कहते हैं, यहाँ पर मैं GRAD से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसे, ये ग्रेडियंट की वैल्यू जब जब बैकवर्ड जाने लगेगी तो वो ये आपस में मल्टीप्लाई होगी। ये कैसे होगी अभी मैं मैथ्स के फॉर्मूले में आपको शो करता हूं। तो जैसे जैसे ये ऑनवर्ड आगे जाने लगेगी तो आप देखेंगे कि जो आपकी ग्रेडियंट की वैल्यू है वो कम होना शुरू हो जाएगी। ये इतने कम होना शुरू हो जाएगी कि बिल्कुल नियर टू जीरो पहुंच जाएगी, और जब ये नियर टू जीरो पहुंचेगी तो हम देखेंगे कि जो चीज हम बैकवर्ड प्रोपेगेशन के जरिए से अपडेट करना चाह रहे थे उस वैल्यू में अपडेशन जो आ रही है वो बहुत माइनर सी आ रही है। जब वो अपडेट की वैल्यू बहुत माइनर सी आएगी, यानी जो चेंजेस हैं वो माइनर सी आएगी, तो उसकी वजह से हमारा जो मॉडल है वो बेहतर या अप्रोप्रिएट मैनर में वर्क नहीं कर पाएगा, यानी वो अपडेट नहीं हो पाएगा। तो ये जो वजह है, जो बैकवर्ड होने की वजह से उसमें माइनर चेंजेस हो रही हैं या बहुत नियर टू जीरो वो पहुंच जा रहा है, इस चीज को हम कहते हैं वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। क्योंकि हम ग्रेडियंट के अंदर मालूम क्या करना चाहते हैं, जब हम ग्रेडियंट कर रहे होते हैं कॉस्ट फंक्शन पे के साथ, तो हम वहां पर यही करना चाह रहे होते हैं कि हम ग्लोबल मिनिमा मिल जाए हमें, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। लेकिन जैसे ही हम इन प्रोसेस को बैकवर्ड यहाँ पर लेके जा रहे होते हैं तो यहाँ पर वैनिशिंग का प्रॉब्लम ही इसलिए आता है क्योंकि ये आपस में कोरिलेटेड है, एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए हैं, और ये आपस में जब इनकी वैल्यू मल्टीप्लाई होने लगती है तो ये जैसे जैसे ऑनवर्ड पीछे की तरफ जाते रहेंगे तो ग्रेडियंट की वैल्यू स्मॉल होती जाती है, और स्मॉल होते होते ये इतनी छोटी हो जाती है जिसकी वजह से हमारे मॉडल में कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं हो पा रही होती हैं और हमारा मॉडल मजीद इनहैंस नहीं हो पा रहा होता है। इस चीज को मजीद बेहतर तरीके से मैं विजुलाइज कराना चाहता हूं, और वो ये स्लाइड है। इस स्लाइड के अंदर सबसे पहले हम अपनी इमेज को समझते हैं। लेफ्ट साइड पर ये बिल्कुल वही अनफोल्ड इमेज है जो मैं प्रीवियसली अभी मैंने समझाया है आपको। तो इसके अंदर U किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? U रिप्रेजेंट कर रहा है वेट वेक्टर ऑफ हिडन लेयर, जो भी वेट है यहाँ पर हिडन लेयर का। V रिप्रेजेंट कर रहा है वेट वेक्टर ऑफ द आउटपुट लेयर, यानी ये हमारा हिडन का वेट है और ये आउटपुट का वेट है। इसी तरह W जो है वो सेम वेट वेक्टर है फॉर डिफरेंट टाइम स्टेप्स, यानी ये कहलाएगा W रैक।
ठीक है, यानी ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम वेट वेक्टर फॉर डिफरेंट टाइम स्टेप्स, यानी हर एक टाइम स्टेप्स के लिए, यानी इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये, इस तरह सो ऑन, ये डिफरेंट स्टेप्स के लिए टाइम के बेस पर ये वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ड वेक्टर फॉर इनपुट वर्ड, और इसी तरह वाई रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ड वेक्टर ऑफ फॉर आउटपुट वर्ड। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेंटेंस की बात करूं, जैसे प्रीवियस स्लाइड पे डिस्कस किया मैंने कि वो एक सेंटेंस की बिहाफ पर दूसरे वर्ड को प्रेडिक्ट करना चाह रहा है, तो इसी तरह यहाँ पर एक्स और वाई को रिप्रेजेंट किया गया है। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि जब बैकवर्ड एलिमिनेशन बैकवर्ड प्रोपेगेशन होगा तो उस वक्त हमारी वैल्यू जो है वो माइनर होती जाएगी, और यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो वैनिशिंग का है। लेकिन सम टाइम जरूरी नहीं है कि हर वक्त जो प्रॉब्लम है वो वैल्यू के कम होने पर ही हो, सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस चीज को प्रोपेगेट कर रहा हूं जिसकी एपक की वैल्यू जो है वो आप एज्यूम करो कि 10,000 है, ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि ये वैल्यू बैकवर्ड जाती रहेगी। यहाँ पर तो प्रॉब्लम बिल्कुल सही रहेगी क्योंकि इस पोजीशन पर वेट की जो वैल्यू होगी वो बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जाते जाते ये वैल्यू छोटी होती जाएगी, लिहाजा यहाँ वो वैल्यू बड़ी हो गई, या फिर यहाँ छोटी हो गई, यहाँ बहुत बड़ी हो गई, यहाँ छोटी हो गई। तो ये दो तरह के प्रॉब्लम्स को यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकता है, या तो डब्ल्यू रैक की वैल्यू यहाँ पर जो कि डब्ल्यू के फॉर्म पर मौजूद है, या तो वो बहुत माइनर हो सकती है जिसकी वजह से कोई अपडेट ही ना आए, या फिर वो बहुत बड़ी वैल्यू हो सकती है जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली बहुत ज्यादा हो जाए। तो हम इन दोनों चीजों से मशीन को प्रिवेंट करना चाहते हैं, अपने मॉडल को प्रिवेंट करना चाहते हैं, ताकि ये दोनों प्रॉब्लम ही ना हो जिसकी वजह से हमारा मॉडल जो है वो एक जगह रिस्ट्रिक्ट हो जाए। तो इन दो प्रॉब्लम्स को हम नाम देते हैं डब्ल्यू रैक के फॉर्म पर, कि जब डब्ल्यू रैक की वैल्यू बहुत छोटी हो रही है तो हम इसे कह रहे हैं कि ये वैनिशिंग है, यानी वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम है, और इसी तरह अगर डब्ल्यू रैक की वैल्यू बहुत ज्यादा हो रही है वो है एक्सप्लोडिंग वैनिशिंग ग्रेडियंट। तो यही कॉन्सेप्ट जो कि मैंने यहाँ पर आपको इस मार्कर से ड्रॉ करके दिखाया है वो यहाँ पर मैथमेटिक्स के फॉर्म पर दिखाई जा रही है कि किस तरह से डब्ल्यू रैक की वैल्यू आपस में टी से मल्टीप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से इसमें ये चेंजेस पॉसिबल हैं जिसको हम वैनिशिंग या फिर एक्सप्लोडिंग प्रॉब्लम कहते हैं। अब बारी ये है कि ये दो प्रॉब्लम्स तो हैं, तो इन दो प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व किस तरह से करेंगे। तो इन दोनों प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले उन टेक्निक्स को देखते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इन तमाम टेक्निक्स में से हम किन टेक्निक्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा कि एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम है हमारे पास, जब डब्ल्यू रैक की वैल्यू ज्यादा होती है। वैनिशिंग वो प्रॉब्लम है जिसमें हमारी डब्ल्यू रैक की वैल्यू कम होती है। तो सबसे पहले हम एक्सप्लोडिंग को बाय वर्ड समझते हैं और उसके टेक्निक को जानते हैं। सो द वर्किंग ऑफ द एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट is similar, but the weight here change drastically instead of negligible change. Notice the small change, ठीक है, जो भी चेंजेस हैं वो बहुत कम चेंजेस आ रही हैं एक्सप्लोडिंग की वजह से। तो इसको तीन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। पहला जो इसमें मसला है वो है ट्रंकेटेड BTT, इसी तरह दूसरा जो है क्लिप ग्रेडियंट है एट थ्रेशोल्ड लेवल, और इसी तरह RMS प्रॉप टू एडजस्ट लर्निंग रेट। ये तीन तरह की टेक्निक्स हैं जिसको हम इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, अपने एक्सप्लोडिंग प्रॉब्लम को प्रिवेंट करवा सकते हैं या कम कर सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास वैनिशिंग का है, जिसके हवाले से हम जान चुके हैं कि वैनिशिंग में हमारे पास जो वैल्यू है वो काफी छोटी आती है, जिसको हम रिजॉल्व करने के लिए इस तरह की टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास है रीलो एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, RMS प्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा जो हमारे पास टेक्निक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसको हम LSTM यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी और इसी तरह GRUS कह रहे होते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसके जरिए से हम एक्सप्लोडिंग और वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है RNN के अंदर वो LSTM का है, यानी वैनिशिंग का है, ठीक है ना। तो वैनिशिंग को रिजॉल्व करने के लिए हम LSTM यानी लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। GRU को भी देखेंगे और LSTM को भी देखेंगे। तो ये वो पार्ट होगा जो हमारे नेक्स्ट सेशन पर होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की टेक्निक है वैनिशिंग का वो इसी फॉर्म पर होता है और इसी को इस्तेमाल करके इसे रिजॉल्व किया जाता है। तो होपफुली तमाम बातें आपको क्लियर होंगी कि किस तरह से RNN काम करता है, क्या टाइम सीरीज एनालिसिस से क्या मुराद है, किस तरह से इनको रिलेट करता है, बैक प्रोपेगेशन में किस तरह के प्रॉब्लम्स आए, उनको रिजॉल्व करने के लिए हम किस तरह की टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं, डब्ल्यू रैक की वैल्यूज क्या है, किस तरह से अगर डब्ल्यू रैक की वैल्यू बढ़ेगी तो वैनिशिंग और कम होगी तो बढ़ेगी तो एक्सप्लोडिंग और कम होगी तो वैनिशिंग प्रॉब्लम होगी। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि अपकमिंग आप वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त पता चल सके। थैंक यू वेरी मच।